टू ब्रेन इजी चैनल। और आज हम आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने उपनिषद देख लिया था, उपनिषद की डेफिनेशन देख ली थी। ठीक है, उपनिषद क्या होता था? उपनिषद वह शास्त्र होता था जो विद्या जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती थी, उसको उपनिषद कहते थे। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते थे। ये सब हमने देख लिया था। आरण्यक भी देख लिया था हमने। ठीक है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट यानी जो ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं लिख पाए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, उसको क्या किस में लिख दिया? आरण्यक में लिख दिया। ठीक है, तो ये सब देख चुके थे। तो हम सबसे पहला उपनिषद देखेंगे, सॉरी ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे पहले। तो हम तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या देखेंगे पहले? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या है? ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण के लेखक यज्ञवाल्क्य थे। कौन थे? यज्ञवाल्क्य थे। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा, जल प्लावन की कथा, पुरुरवा उर्वशी का आख्यान और दुष्यंत भरत की कथा और राम कथा, पुनर्जन्म सिद्धांत, अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान में दिए जाने का वर्णन दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शतपथ ब्राह्मण। अब हम ऐतरेय ब्राह्मण की ओर आते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? तो राजत्व की अवधारणा को अगर सर्वप्रथम किसी चीज़ में उल्लेख हुआ है तो ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ। हमने पढ़ा है जो वैदिक काल में, अभी हम पढ़ेंगे उसके प्रशासनिक और राजनीतिक चीज़ों को पढ़ेंगे जो वैदिक काल में। तो सबसे पहले अगर जो राजत्व का सिद्धांत मिला है, राजत्व की अवधारणा का सिद्धांत मिला है, वो किस ग्रंथ में मिला है? वो ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, ब्राह्मण पर यानी इसमें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो राजा पर आश्रित तो है, परंतु राजा से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तैत्तिरीयारण्यक। तैत्तिरीयारण्यक में सर्वप्रथम नगर और यज्ञोपवीत का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ख़ासकर MPPSC वाले इसको ध्यान में देंगे कि तैत्तिरीय अरण्यक जो है उसमें यज्ञोपवीत और नगर का अगर उल्लेख मिला है तो सर्वप्रथम तैत्तिरीय अरण्यक में मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छांदयोग उपनिषद। छांदयोग उपनिषद क्या है? यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। वन लाइनर ऑब्जेक्ट में आ सकता है। छांदयोग उपनिषद को पंचम वेद भी कहा जाता है। छांदयोग उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। छांदयोग उपनिषद में ब्रह्मा आत्मा की अभिन्नता के विषय में भी उद्दालक अरुणी व उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य संवाद का वर्णन है। इसमें 3 आश्रम तत्त्वम सर्व खलम विंदम ब्रह्म का उल्लेख है। अब हम नीचे आते हैं तो देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद क्या है भाई? ये सबसे बड़ा उपनिषद है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवालक गार्गी संवाद में नैति नैति तथा अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना कि सबसे बड़ा उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद या सबसे छोटा उपनिषद है, वन लाइनर में आ सकता है। मुंडक उपनिषद, तो मुंडक उपनिषद जो है वो सत्यमेव जयते यज्ञों की टूटी फूटी नौकाओं के समान इसमें कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव का उल्लेख इसी में किया गया है। कट उपनिषद। कंठ उपनिषद यम और नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन है। ऐसा वन लाइनर में आ सकता है। श्वेतेश्वर उपनिषद। श्वेतेश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष और नवधा भक्ति का उल्लेख है। ईश उपनिषद। ईश उपनिषद सर्वप्रथम निष्काम कर्म का उल्लेख है। वैदिक साहित्य पे आते हैं। वैदिक साहित्य जो है वैदिकोत्तर साहित्य मुख्यतः 6 वेदांग और 4 उपवेद है। 6 वेदांग हम देख चुके थे। वेदांग क्या होते हैं? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। 6 वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। ये 6 वेदांग हैं। वेदों को अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। ठीक है, उपवेद क्या है? 4 वेदों से संबंधित 4 उपवेद माने गए हैं। 4 उपवेद कौन से? आयुर्वेद है, गंधर्ववेद, धनुर्वेद है, शिल्पवेद है। अब हम इनके उपवेद देख लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयुर्वेद। ठीक है, और रचनाकार ब्रह्मा है इसके। ठीक है, सामवेद के उपवेद को क्या कहते हैं? गंधर्ववेद कहते हैं। इसके रचनाकार नारद है। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। इसके रचनाकार ब्रह्मा है। अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं। इसके रचनाकार व्यापारी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कालीन राजनीतिक जीवन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन देखेंगे। पहले तो हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को देखेंगे कि क्या राजतंत्र था या नहीं था, कि प्रजातंत्र था, कैसा था, ये हम सब समझेंगे। ठीक है,
तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी जो है वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब स्वरूप यानी इसका कैसा स्वरूप था तो इसको भी जान लेते हैं हम। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम गण या गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका? गण या गणतंत्र, जिसका प्रमुख कौन होता था? गणपति या ज्येष्ठक होता था। किंतु अवतर काल में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी। किंतु जी गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा काट देना। अवतर काल नहीं, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, किसमें? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली मुख्यतः क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। अब आगे बढ़ते हैं। राजतंत्रात्मक होगी तो राजा तो होगा ही, क्योंकि राजा से ही राजतंत्रात्मक होता है। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के प्रमुख को क्या कहते थे? राजा कहते थे। राजा का राज्याभिषेक होता है और इस राज्याभिषेक का उल्लेख भी मिला है हमें। कहाँ मिला है ये ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है हमें। ठीक है, कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। ठीक है, और राजा का जो पद होता था वो कैसा होता था? वंशानुगत होता था। ठीक है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसके बेटे का बेटा राजा बनता था। ठीक है, और इसके जो काम थे राजा के, दो काम थे इसके। एक तो युद्ध में सेना का नेतृत्व करना, ठीक है, और कबीले के लोगों की रक्षा करना। ठीक है, दो काम थे। ऋग्वैदिक काल में राजा के अधिकार और शक्तियाँ सीमित थीं। जैसे पहले राजा हुआ करते थे, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में हम और आगे बढ़ेंगे अगर, जब गुप्त पीरियड आता है, जब हम मौर्य काल आता है, जैसे वो राजा हुआ करते वैसे राजा नहीं थे इसमें। ठीक है, इसमें राजा थे लेकिन इनकी शक्तियाँ जो थी, पावर्स जो थी वो लिमिट में थी। ठीक है, राजा अपने ही कबीले से पृथक कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। ठीक है, कबीले में ही एक उसका घर होता था, बड़ा सा घर होता था, वहीं पे वो रहता था। ठीक है, एक अलग पहचान नहीं थी, एक विशेष ओहदा या दर्जा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और भरत कबीले का राजा, जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं, भरत कबीले का राजा, पुरु कबीले का राजा, यदु कबीले का राजा, ये सब थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ना तो राष्ट्र जैसी संकल्पना का विकास हुआ था, ना ही राजा के पद का दैवीकरण हुआ था। ठीक है, राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना थी नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े राज्य तो होते नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो राष्ट्र जैसी संकल्पना कैसे हो सकती है? ऋग्वैदिक काल में राजा जो था वो निरंकुश नहीं था। ठीक है, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, राजा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता। राजा कैसा नहीं था? निरंकुश नहीं था, बल्कि प्रजा का क्या होता था? हितैषी होता था। क्या होता था? हितैषी। क्योंकि इस काल में राजा का कोई नियमित कर प्राप्त नहीं है। इस काल में कोई नियमित कर के बारे में हमें कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, कि कोई टैक्स वगैरह लिया जाता था। लेकिन हाँ, एक कर था, एक बलि नाम का ऋग्वेद काल में कर हुआ करता था, एक टैक्स हुआ करता था, जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार देते थे। देना है देते थे, नहीं देना है नहीं देते थे। ठीक है, इस काल में स्थायी सेना का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, स्थायी सेना, इसको याद रखना इन पॉइंट्स को, कि स्थायी सेना नहीं थी, टैक्स का कोई कलेक्शन नहीं होता था। एक बलि टैक्स था, एक बलि नामक कर था, जिसका स्वेच्छा से लोग क्या करते थे? उसको देते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने वाली कुछ कबीलाई संस्थाएं होती थी। ठीक है, जैसे सभा, समिति, विदत, ये कुछ समितियां होती थी जो राजा के कामों पर, ये राजा के कार्यों पर, या उसकी अगर वो निरंकुश हो रहा तो उस पर अंकुश लगाने के लिए समितियां थीं। अब हम पहली समिति के बारे में पढ़ेंगे। पहली एक संस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सभा। सभा में श्रेष्ठ कुलीन और वरिष्ठ जन होते थे। श्रेष्ठ कुलीन और वरिष्ठ जन होते थे। इसके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। क्या होता था? एक सभा होती थी। ठीक है, एक सभा होती थी। ठीक है, सभा में कौन कौन से होते हैं? श्रेष्ठ होते थे, कुलीन होते थे और वरिष्ठ जन होते थे। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बनता था, ठीक है, बहुत सारे होते होंगे, तो इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे हम? सभापति। ठीक है, इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति कहते थे। और इसके सदस्य जो भी और सदस्य होते थे उनको क्या कहते थे? सभीय कहते थे। क्या कहते थे? सभीय। आगे बढ़ते हैं। अगर हम तुलना करें तो जैसे आज की जो मंत्री परिषद है, ठीक है, और या राज्यसभा है, उससे हम तुलना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो संस्था है समिति थी। समिति के सदस्य सामान्य जन होते थे। इसमें कोई विशेष प्रकार के लोग नहीं थे। उसमें तो क्या थे? श्रेष्ठ लोग थे, कुलीन थे, वरिष्ठ लोग थे, लेकिन इसमें सामान्य लोगों को लिया जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान या पति कहा जाता था। ठीक है, ईशान कहा जाता था या पति। यद्यपि राजा का पद क्या है? वंशानुगत था,
क्या था, वंशानुगत था। किंतु समिति के सदस्यों के द्वारा राजा का निर्वाचन होता था। ठीक, किसके सदस्यों के द्वारा राजा का निर्वाचन होता था, समिति के सदस्यों के द्वारा। अगर उनको लग रहा है कि भाई ये योग्य नहीं है राजा बनने के, तो ऐसा नहीं है कि वो ही राजा बनता था, इसको हटा भी सकते थे, लेकिन फिर भी इसमें हायरार्की का सिस्टम रहा है, तो समिति की तुलना आधुनिक लोकसभा से की जा सकती है। ठीक है, विदत पे आते हैं। विदत जो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, थोड़ा सा गलत लिख गया है, ठीक है, क्या थी, विदत। ठीक, विदत ये प्राचीन आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जो सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में विदत गण, समिति, सभा की चर्चा क्रमशः 122, 46 और 09, 08 बार की गई है। ठीक है, ये समूहिनी समिति है, क्या, समिति। ठीक है, अब प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो ऋग्वेद काल में प्रशासन का मुख्य प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। राजा की सहायता के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित होता था, राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था। आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहितों को काफ़ी बड़ा दर्जा मिला हुआ है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में, कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो राजा होता था वो ब्राह्मण पर आश्रित होता था। ठीक है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ राजा, ब्राह्मण राजा पे आश्रित होता था, लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ है राजा से। ठीक है, ये तैतरीय ब्राह्मण में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि इसमें एक प्रमुख और होता था, ग्रामीणी होता था, सॉरी सेनानी होता था, सेना का प्रमुख होता था। विषपति होता था, विष का प्रमुख। ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख होता था। कुलपति कुल का प्रमुख होता था। वज्रपति चारागाह का प्रमुख। स्पर्श गुप्तचर होता था। दूत संदेशवाहक होता था। पूर्व दुर्ग का अधिकारी होता था। सूत रथकार होता था। प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो होती थी वो जन होती थी, इसको याद रखना है। ऋग्वैदिक काल में जैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाएं तो जो सबसे बड़ी इकाई होगी वो क्या होगी, इसको जन होती थी। ठीक है, जिसके प्रमुख को क्या कहते थे, जनस्य गोपा। क्या कहते थे, जनस्य गोपा। ठीक है, या राजा कहा जाता था। जन का विभाजन विश्व में होता था। जैसे हम इसको डिवाइड कर दें तो जन का विभाजन किस में हो जाता था, विश्व में हो जाता था। ठीक है, विश्व में हो जाता था, जिसका प्रमुख होता था विषपति। इसका प्रमुख कौन होता था, विषपति। ठीक है, विश्व का विभाजन ग्राम में होता था। अब इसमें भी हम डिवाइड कर देंगे, विश्व का विभाजन किस में हो जाता था, ग्राम में हो जाता था। ठीक है, ग्राम का जो प्रमुख होता था वो हम पढ़ ही चुके हैं, ग्रामीणी होता था। क्या होता था, ग्रामीणी। ठीक, ग्रामीणी होता था। ग्राम विभाजन कुल या ग्रह में होता। अब ग्राम का ही विभाजन हो जाता था, तो ग्राम का विभाजन जैसे हो जाता था कुल या ग्रह में होता था, जिसका प्रयोग कुलप या ग्रहपति कहलाता है। ऋग्वेद में कुल शब्द की जगह ज़्यादातर ग्रह शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में नगर शब्द का उल्लेख नहीं है, इसको याद रखना है आपने, आ सकता है। ये क्या है कि ऋग्वेद में नगर शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिला। नगर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलेगा हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ तैतरीय अरण्यक में मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद में जन, विष, ग्राम शब्द का उल्लेख क्रमशः 275, 170, 13 बार मिलता है। अब हम प्रशासनिक न्यायिक प्रशासन देख लेते हैं, इसका जुडिशरी सिस्टम क्या था। तो ऋग्वेद काल में विधि और न्यायिक प्रशासन से संबंधित सबसे कम जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में अपराधियों के लिए जीवग्रह तथा पुलिस के लिए उग्र शब्द का उपयोग किया गया है। ये आ सकते हैं कि ऋग्वेद में अपराधियों के लिए जीवग्रह और पुलिस के लिए उग्र शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद काल में सबसे बड़ा अपराध पशु चोरी का था, इसको याद रखना है, जबकि अन्य अपराध चोरी, सेंधमारी, हत्या आदि थे। इस काल में हत्या का दंड जुर्माना के रूप में दिया जाता था। ठीक है, उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या का दंड 100 गायों के रूप में लिया जाता था। इसके लिए सतदाय, 100 गायों का दान शब्द का प्रयोग होता था। इसके लिए वरदेय, बदला लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। अब हम सैन्य प्रशासन देख लेते हैं कि कैसा था भाई आर्मी सिस्टम इनका। तो सैन्य प्रशासन में ऋग्वेद काल में सैन्य प्रशासन की कम जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में सेना का नेतृत्व स्वयं राजा संभालता था। ठीक है, सेना के प्रमुख को सेनापति कहा जाता था। ऋग्वेद काल में
स्थायी सेना का अभाव होता था। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। युद्ध के समय नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी, जिसे क्या कहा, मिलिशिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिलिशिया। इसको याद रखना है। युद्ध के समय नागरिक सेना, यानी जब भी युद्ध होने लगते थे तो लोगों को भी बुलाया जाता था, जो कि उस राज्य के लोग रहते थे, उनको भी युद्ध में शामिल किया जाता था, और उन लोगों को क्या कहा जाता था? मिलिशिया। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष क्या है भाई? तो इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन में राजनीतिक जीवन कबीलेयाई संरचना पर आधारित था। ठीक है, जो राजनीतिक प्रणाली के विकास के प्रारंभिक चरण को इंगित करता है, यानी पूर्णतः राजतंत्र नहीं मिला है, एक कबीलेयाई संरचना थी। जैसे छोटे छोटे कबीले होते हैं, उसमें एक मेन मुख्य राजा होता है। ठीक है, थोड़ा अविकसित रूप था, विकसित नहीं था। धीरे धीरे इससे विकसित रूप का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ऋग्वैदिक काल का जो प्रशासनिक और हमने जो भी पढ़ा है, स्वरूप, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, न्यायिक, सैन्य, और इसका जो निष्कर्ष पढ़ा है, इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।